हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओसीएनजीएस एकेडमी में। आपको पता है कि आपके आरओ के एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम लगातार लाइन से लगे हुए आरओ के एग्जाम 11 फरवरी को होना है। पीसीएस में भी मार्च के मिड में या मई जून में भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, मार्च में ही इसका एग्जाम होगा। तो इन सब के एग्जामों के लिए यूपी स्पेशल के लिए जो है बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है यूपी स्पेशल की अपने आप में। तो हमारा एक प्रयास है कि हम यूपी स्पेशल के लिए इस बार आपके पूरे में पूरे क्वेश्चन सही करवाएं। ठीक, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, इसमें क्या है, इस बुक में जो है यूपी में 50 से 60 एग्जाम करीब होते हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो, पीसीएस से लेके पेट, चकबंदी, लेखपाल, जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, नर्स का एग्जाम हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम को 60 से ज़्यादा एग्जाम का कलेक्शन है ये। ऑलरेडी हमने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा सेट 4 होगा, है ना। सेट 4 में हम इतिहास के बारे में जानेंगे, यूपी का इतिहास और प्रमुख वहाँ पे शोध संस्थान वगैरह जो भी हैं वो भी हम देखेंगे। हमने इसमें मैप्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे मैप, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम मैप्स भी के इंक्लूड भी करे हुए हैं। देखिए जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन आया तो हम मैप से आपको जो है चीज़ें कराते हैं, लोकेशंस दिखाते हैं, सारी चीज़ें इसमें करते हैं। कई सारे बुक्स का कंपाइलेशन हमने बनाया है ताकि आपको काफ़ी पढ़ने में भी रुचि आए, ठीक है। और बहुत सारी हम जो है इसमें नई नई चीज़ें भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय इतिहास रहने वाला है। क्या इतिहास वाला टॉपिक आज हमारा रहने वाला है। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ठीक है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इतिहास का। हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे, है ना। एक मिनट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस बुक के बारे में आपको बता दें। हमारा ये प्रयास है कि हम आपको करीब इसके 1000 से 2000 क्वेश्चन आपको करा दें यूपी स्पेशल के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसमें जो है एग्ज़ाम में। अगर आप बैठे तो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको मेरी ही बातें एग्ज़ाम में गूंजे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा, ठीक है। अब ये जो बुक है इसकी जरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें हर चीज़ चैप्टर वाइज दे रखी है ना। हर चीज़ क्या देखा है, चैप्टर वाइज दे रखा है। अभी तक हमने सिंचाई और पर्यटन उद्योग खनिज तक हमने यहाँ तक अभी तक कवर कर दिया है। परिवहन तक हमने आपका कवर कर दिया है, ठीक है। हमने ये उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, मृदा एवं जलवायु, है ना, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश सिंचाई व औद्योगिक परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश पर्यटन, उत्तर प्रदेश उद्योग, उत्तर प्रदेश खनिज, उत्तर प्रदेश परिवहन, यहाँ तक हमने अभी तक कवर कर दिया है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश का इतिहास रहने वाला है। थोड़ा सा और इस किताब के बारे में हम आपको और बताएं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, पीसीएस में 1991 से 2022 तक यानी 30 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चनों को समावेश किया गया है। पीसीएस मेंस में भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2002 से 2017 तक 15 साल के क्वेश्चन, इसमें 30 साल के क्वेश्चन, है ना, इसमें 20 साल के क्वेश्चन आरओ में, ठीक है। लोअर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1998 से 2015 तक 30 साल के क्वेश्चन। यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस वन रक्षक अधिकारी, यूपीपीसीएस खाद्य सुरक्षा, यूपीपीसीएस खाद्य एवं सिपाही, स्वास्थ्य शिक्षा, करीब ऐसे यूपी में कितने क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं, करीब ऐसे यूपी में होते हैं। आप देखिए पूरी लिस्ट है, इसके बाद भी एक लिस्ट है ना। इतने सारे एग्जाम के आप क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, है ना। सिपाही भर्ती, आप अगर यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उतना ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। यूपी पुलिस वालों के लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यूपी पुलिस वालों के लिए भी ये वीडियो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ठीक। और भी देखिए, जैसे वन रक्षक परीक्षा हो गया, राजस्व लेखपाल, लोअर परीक्षा, सिंचाई, सांख्यिकी, मतलब यूपी में 50 से 60 एग्जाम होते हैं। उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन इसमें समावेशन है। आज हमारा टॉपिक है यूपी का इतिहास। क्या है, यूपी का इतिहास के बारे में हमारा टॉपिक है आज, है ना। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको मैप के थ्रू भी हम रिवीजन कराएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब हमारे साथ जुड़िए। हम इतिहास का टॉपिक करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें एक सेकंड, चलिए, कह रहा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। कहाँ पे बुलाई गई थी? बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में। तो कहाँ पे 1924 में बुलाई गई थी बैठक? तो यहाँ पे कानपुर में जो है ये बैठक बुलाई गई थी, कानपुर में। कानपुर में ही कानपुर में एचआरए की स्थापना करी थी। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। किसने करी थी? सचिन नाथ सान्याल ने करी थी। ठीक है, सचिन नाथ सान्याल ने करी थी। इसमें सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, और चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग शामिल थे, है ना, ये राजेंद्र लहड़ी, ये सब लोग शामिल थे। इन सबको जो है काकोरी कांड में जब फांसी हो जाती है तो फिर ये संगठन वो बंद हो जाता है। फिर एचएसआरए की स्थापना होती है। एचएसआरए की स्थापना जो है कौन करता है? जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं और भगत सिंह, दोनों लोग मिलकर जिसके जो है एचएसआरए की स्थापना करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करके इसका नाम होता है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्थान पे होती है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, जो आजकल अरुण जेटली स्टेडियम है, वहां पे इसकी स्थापना होती है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो पूछा है कि कहाँ पे बैठक हुई थी? कानपुर में बैठक हुई थी। ठीक है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश था, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हमने इसको मनाना कब से स्टार्ट किया है? यूपी गवर्नमेंट ने इसको 2018 से इसको मनाना स्टार्ट किया है। इन सब पे क्वेश्चन बराबर बन चुके हैं। ठीक है, बराबर इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी, ठीक, चंद्रशेखर आजाद जी सम्मिलित थे। जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया वही चीजें नीचे लिखी हुई। अगर हम लोग मेरठ की बात करें, मेरठ की अगर हम लोग बात करें तो मेरठ में क्या है? मेरठ में खेल का सामान बहुत ज्यादा मिलता है। खेल का सामान के लिए जाना जाता है, खेल का सामान जाना जाता है। यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन, एक जिला एक उत्पाद परियोजना चलती है। ये योजना कब लाई गई? ये योजना 2018 में लाई गई। इस योजना में हर राज्य से, जैसे यूपी में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं? 75 जिलों से एक एक प्रोडक्ट जैसे लिया गया। जैसे हाथरस से हींग का, है ना, मेरठ से खेल का सामान, पीलीभीत से बांसुरी, अमेठी में मूज उत्पाद जैसे डलैया वलैया होती है, सरपत से बनते हैं ये मूज उत्पाद। हमने पिछले क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी है, बहुत डिटेल में हमने आपको फिगर भी दिखाया, हमने आपको इमेजेस भी दिखाए, मैप्स भी जहाँ पे जरूरत पड़ी वो भी दिखाया। इसमें ये है कि हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही कराना नहीं, उद्देश्य है कि क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, आपकी थ्योरी भी तैयार होती रहे और क्वेश्चन भी करने का तरीका भी पता चलते रहे। इससे क्या होगा? आपको एग्जाम में पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हम आपको आगे के लिए भी तैयार कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खेल का सामान कहाँ पे है? मेरठ में मिलता है। ठीक, लखनऊ की बात करें, लखनऊ इस वर्तमान राजधानी है। लखनऊ में जो है कौन सा है? शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। भारत खंडे संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ में जो है रूमी, क्या है? रूमी दरवाजा या रूमी दरवाजा है। वहां से जो है, वहां से हमने क्या लिया है? अपना राजकीय चिन्ह लिया है। राजकीय चिन्ह में क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या है, तो 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष बना हुआ है, तो ये राजकीय चिन्ह हमने वहीं से लिया है। ठीक है, रूमी दरवाजे से लिया है। ठीक, बरेली की गजक आपने खाई होगी, बड़ी दूर से आए बाबू ले लो भैया गजक, गाना गाते हैं। अब सर्दियां आ गई हैं, गांव गांव में ये लोग लालटेन लेके जो है कंधे पे रख के ऐसे पहुंचते हैं, है ना, तो बहुत सारी गजक की वैरायटी बेचते हैं, है ना। तो ये बरेली से फेमस है। बरेली को रायबरेली से कंफ्यूज मत करिएगा, है ना, दोनों अलग अलग जिले हैं। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश से किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पे पहली बार वार्षिक अधिवेशन हुआ? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। देखिए, पहली बात इलाहाबाद में चौथा कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब होता है? चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जिसकी अध्यक्षता पहले यूरोपी कौन होते हैं? पहले यूरोपी जॉर्ज यूल होते हैं। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा की जाती है, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस का अधिवेशन कब होता है? 1906 में होता है। 1906 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इलाहाबाद की अध्यक्षता, ये चौथा अधिवेशन होता है ना, चौथा होता है।
जॉर्ज यूल द्वारा इसकी जॉर्ज यूल द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, 1916 में होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, कांग्रेस और लीग में समझौता होता है, और गरम दल और नरम दल यहीं पे मिलते हैं। गरम दल प्लस नरम दल में समझौता भी यहीं पे होता है, ठीक है। 1907 में सूरत की फूट हुई थी ना। कानपुर की बात करें तो 1925 में हुआ था, है ना। 1925 में एक भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनती है। क्या बनती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी सरोजनी नायडू बनती है पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है 1950 में। सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरोजनी नायडू हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली राज्यपाल थी। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। इलाहाबाद में आनंद भवन है, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला है। इलाहाबाद में आपका एल्फ्रेड पार्क है, जो वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क बोला जाता है। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई थी एल्फ्रेड पार्क में, है ना। जिस बंदूक से उनको गोली मारी गई, जिस बंदूक से उन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई, वो आज भी जो कंपनी गार्डन या चंद्रशेखर आजाद पार्क बोलते हैं, वहाँ आज भी संग्रहालय में रखी हुई है। आपको जाना हो तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद मत जाइएगा, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगा। टाइमिंग क्या है? 10 से 5 के बीच में ही जाइएगा। 5 बजे के बाद म्यूजियम बंद हो जाता है। टिकट 50 रुपये है, ठीक है। चलिए, वाराणसी की बात करें। वाराणसी को क्या बोला जाता है बेटा? घाटों का शहर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? घाटों का शहर बोला जाता है। इसको सांस्कृतिक शहर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे घाट प्रसिद्ध है, जैसे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका किसका पुराना नाम था? मणिकर्णिका जो है नाम था रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई जी के का विवाह कहाँ होता है? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह बनारस के राजा से होता है। बनारस वाराणसी में इनका विवाह होता है। उनके इनके पिता, इनके जो हस्बैंड थे, उनका नाम क्या था? इनके हस्बैंड का नाम था कुछ भाव करके राव था। अभी नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट में बता दूंगा जब याद आएगा मुझे, थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, ठीक। और क्या बात करें, अगर कानपुर की बात करें, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। देखिए, शुगर केन वाला कहाँ पे है? शुगर केन वाला लखनऊ में है। शुगर केन वाला कहाँ है? लखनऊ में है। और शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? केंद्रीय शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। कानपुर में विस्फोटक बहुत ज्यादा बनाए जाते थे, इसलिए क्रांतिकारियों का जो संगठन रहता था वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि क्रांतिकारियों की बैठक कानपुर में बुलाई गई थी, है ना। कौन सा संगठन था? एचआरए संगठन था। तो क्या था? कानपुर में विस्फोटक बम बनाते थे, तो लोग क्रांतिकारी लोग तो वहीं पे जो है बम वगैरह भी बनते थे, ठीक है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में जेके टेम्पल है। कानपुर में क्या है बेटा? जेके टेम्पल है। कानपुर का सबसे बड़ा मॉल क्या है? जेड स्क्वायर मॉल है। कानपुर में चिड़ियाघर भी है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद करिएगा, ठीक। चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक कौन था? कौन सा संप्रदाय थे? वैष्णववाद के। निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। तो कौन थे? निम्बार्क जो है ये किसके? वैष्णववाद के सनकनादि के जो है, ये जो है सनकनादि के थे, जो है संप्रदाय के संपादक थे। माधवाचार्य किसके थे? शुद्धाद्वैतवाद के। किसके बाद थे? शुद्धाद्वैतवाद के थे। शुद्धाद्वैतवाद के थे। शुद्धाद्वैतवाद के थे, ठीक है। ओके। चलिए, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है? निम्बार्क है, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत को एथेंस कहा है? ठीक, किसने कहा है? हेवेनॉट, मनुची, टैमनियर और बर्नियर। तो किसने? बर्नियर ने कहा है। बर्नियर ने क्या कहा है? काशी को क्या बोला है? भारत का एथेंस बोला। काशी को और क्या बोला जाता है? भारत का सांस्कृतिक शहर भी बोला जाता है। और काशी को क्या बोला जाता है? घाटों का शहर भी बोला जाता है। घाटों का शहर भी बोला जाता है। अगर हम बात करें वाराणसी की, वाराणसी में बौद्ध और जैन धर्म के भी संग्रह, मतलब बौद्ध और जैन धर्म के तीर्थ स्थल भी वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगर आप वाराणसी से थोड़ा सा दूर जाएंगे, 15 से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो सारनाथ नाम की जगह है। वहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। उसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? वन मोर टाइम, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ओके।
चला जाए आगे। किसको एथेंस कहा? बर्नियस ने कहा, ठीक है, बर्नियर ने कहा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक चिकित्सक था, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंदावार के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद घोरी से पराजित हुआ। राजा जयचंद मोहम्मद घोरी से पराजित हुआ। जयचंद की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है, क्या थी ये? इटावा के उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर, है ना। और क्या है? कन्नौज में, एक मिनट, कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज यमुना नदी के तट पर। और क्या है? प्रयागराज जनपद में यमुना नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये इटावा जनपद में था। कहाँ पे था? इटावा जनपद में था, यमुना नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर ये था। जयचंद और कन्नौज। पृथ्वीराज तराइन का जो है हमारा प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और गोरी के बीच में लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो जो पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द के जो राजा थे, जैसे जयचंद, लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर उसके बाद चंदावार का युद्ध होता है। चंदावार के युद्ध में जयचंद भी मारा जाता है। जयचंद भी मारा जाता है। चंदावार के युद्ध गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद भी मारा जाता है। जयचंद का पृथ्वीराज गौरी को साथ न देने का कारण था कि जयचंद उनकी बेटी को घर से अगवा कर लेते हैं, भगा लाते हैं शादी के लिए, क्योंकि प्रेम विवाह करते हैं और उनको जो है उनके घर से अगवा कर लाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो उनका साथ नहीं देते हैं, ठीक। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली, हुलास। तो कौन सा ये स्थल स्थित है? हुलास स्थित है। हुलास कहाँ पे है? हुलास सहारनपुर में है। कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में है। सहारनपुर में उल्लास है। सहारनपुर में उल्लास है। सहारनपुर में उल्लास है। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ? हरियाणा में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। सतलज नदी के तट पे है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी के तट पर है ना। बनावली हरियाणा में है, ठीक है। घग्गर नदी के तट पे। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के तट पे बनावली है, ठीक। मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी के तट पर है। थोड़ा सा हम लोग सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कहता है इसका आकार कैसा था? तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सबसे पश्चिमी स्थल पूछता है तो कौन सा था? सूतकांगे डोर था। सूतकांगे डोर था। सूतकांगे डोर था। ये कहाँ था? बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान में था, ठीक। बलूचिस्तान में था, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी पर था? तो ये दास की नदी पर था। कौन सी नदी पर था? दास की नदी पर था, ठीक है। अगर इसका सबसे उत्तरी स्थल पूछे, सबसे उत्तरी स्थल पूछे, तो इसका सबसे स्थित जम्मू कश्मीर में था। मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर ये स्थित था? ये चिनाब रिवर पे स्थित था। कौन सी नदी पे बेटा? चिनाब रिवर पे स्थित था, ठीक। अगर इसका सबसे दक्षिणी स्थल पूछे तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में कौन सा स्थल था? दायमाबाद। कौन सा था बेटा? दायमाबाद, ठीक। दायमाबाद। दायमाबाद कौन सी नदी पर स्थित है? प्रवरा नदी पर स्थित है। प्रवरा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका आकार ऐसे था। इसका जो पूर्वी स्थल था, इसका जो पूर्वी स्तर का विस्तार था यहीं पे था, इसलिए इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार हो जाता है। फिर इसका यूपी में आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में है ना। आलमगीरपुर इस कौन सी नदी पे था? आलमगीरपुर हिंडन नदी पे था। हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। थोड़ा सा अगर मैप बनाए तो कुछ और हम जो है लोकेशंस देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम बनाते हैं मैप, ठीक है। क्या बनाते हैं? एक मैप बनाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, हम सारे स्थल आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मैप बनाना सीखना हो तो आप हमारे साथ जैसे मैं बनाते जाऊँ वैसे आप सीखते जाएं। आपको क्या करना है? एक ऐसे ड्रॉ कर लेना है, एक, है ना, ठीक है। आपको ऐसे एक आयत टाइप का ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा पार्टीशन बनाना पड़ेगा। ओके, ऐसे करना है आपको।
ये हमारा एक भारत का मैप बन गया। अब इसके हम जितने भी जम्मू कश्मीर के स्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही है, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्या बन गया, इंडिया का मैप बन गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या होगा बेटा, पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में कितने स्थल थे, पाकिस्तान में आपका कौन सा था, एक तो आपका क्या था, मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को एमजे से लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा था, हड़प्पा, हड़प्पा को एचडी से लिख रहे हैं, हड़प्पा शहर था। ठीक, और चूहनदड़ो को सीएस से लिख दे रहे हैं, चूहनदड़ो। ठीक, और क्या था, और सूतकांगे डोर था, और क्या था, और सूतकांगे डोर था, सूतकांगे डोर। एक मिनट, इधर भी तो स्थल बताएंगे, और क्या था, और सॉरी यार, और क्या था, सूतकांगे डोर था। क्या था ये, सूतकांगे डोर था, है ना। तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पे था, तो मोहनजोदड़ो और चूहनदड़ो, है ना, ये दोनों सिंधु नदी के तट पे थे। कौन सी नदी के तट पे थे, सिंधु नदी के तट पे दोनों थे। मोहनजोदड़ो और चूहनदड़ो किस नदी पे थे, सिंधु नदी के तट पे थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। हड़प्पा किस नदी पे था, रावी नदी के तट पर था। अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कौन सा था, कालीबंगन था। इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगन कहाँ पे था, राजस्थान में था। अगर हम बात करें यहाँ गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा था, गुजरात में आपका कौन सा था, गुजरात में, गुजरात में कौन सा था, हाँ, हाँ गुजरात में। अगर हम यहाँ पे बात करें, गुजरात का भी एक मिनट में याद आ जाएगा। पंजाब की बात करें, पंजाब में रोपड़ था। रोपड़ किस नदी पे था, रोपड़ आपका सतलज नदी पर था, सतलज नदी पर था। जम्मू कश्मीर में कौन था, जम्मू कश्मीर में मांडा था, मांडा था। मांडा किस नदी पे था, चिनाब नदी पे था, चिनाब नदी में था। ठीक है, हरियाणा में कौन सा था, हरियाणा में बनावली है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, गुजरात में बात करें, तो गुजरात में रंगपुर है, रंगपुर है। ठीक है, रंगपुर है। और सुरकोटदा का सूत कांगे डोर से कंफ्यूज ना करना, नहीं तो आप न मार्क्स को देंगे अपने। सुरकोटदा था यहाँ पे, सुरकोटदा था, सुरकोटदा यहाँ पे था। धौलावीरा यहाँ पे था, धौलावीरा यहाँ पे था, धौलावीरा, है ना, धौलावीरा था। और कौन सा शहर था यहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में लोथल, जो एक बंदरगाही शहर था। क्या था, लोथल था। लोथल पूछा जाता है कई बार, किस नदी पे था, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूपी में कौन सा था, यूपी में आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर, है ना। और हुलास भी यूपी में है, हुलास भी यूपी में है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। सहारनपुर से जो है नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर से प्रयागराज जाती है ना, नौचंदी एक्सप्रेस, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इसे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक शहर था दायमाबाद था। क्या था, दायमाबाद महाराष्ट्र में था, दायमाबाद। दायमाबाद की क्या, कौन सी नदी पे था, दायमाबाद प्रवरा नदी पे था। कौन सी नदी पे था, प्रवरा नदी पर था। कौन सी नदी पर था, प्रवरा नदी पर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमने आपको बाकी चीजें भी इसमें करा दी। ठीक है, तो हुलास उत्तर प्रदेश से किसमें स्थित है, हुलास उत्तर प्रदेश से कहाँ पे स्थित है, हुलास उत्तर प्रदेश से कहाँ पे स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कई बार तिथि पूछ लिया जाता है, 1750 बीसी से इसको 2500 बीसी के बीच में माना जाता है अप्रॉक्स, है ना, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, हुलास जो है कहाँ पे है, हुलास यूपी में सहारनपुर में है। सहारनपुर अगर आप लोग देखना चाहें तो सहारनपुर आपको दिखा देते हैं, है ना। सहारनपुर एकमात्र जिला जो सहारनपुर में जो है, सहारनपुर ये जिला है। ठीक है, यहाँ पे हुलास नामक स्थल पाया जाता है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सहारनपुर में, और अगर डिस्कस करें तो क्या क्या चीज़ें हैं सहारनपुर में। सहारनपुर में पेपर उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, पेपर मिलें बहुत ज़्यादा है, पेपर उद्योग। सहारनपुर में नींबू, नींबू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और संतरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है सहारनपुर में, है ना, नींबू, संतरा,
पेपर उद्योग और काष्ठ उद्योग, लकड़ी के जो है जो उद्योग होते हैं, काष्ठ उद्योग भी सहारनपुर में बहुत ज़्यादा फला फूला है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। सहारनपुर में देवबंद दारुल उलूम संस्थान है और हुलास हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। ऐसे ही हम मैप्स का इंक्लूड करके आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको एग्जाम में जाए तो आपको चीज़ें याद रहें। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन कराएं भागते रहें, मास्टर वीडियो टाइप का, है ना। हमें क्या है, आराम आराम से आपको आराम आराम से एकदम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश जीके आएगी ही आएगी, चाहे पेट हो टेट हो, जो भी एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। केवल आर ओ के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस हो, आर ओ हो, पेट हो टेट हो, सब में तो उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है। सबके लिए ये आपके लिए रामबाण सीरीज है हिसाब से, इसीलिए इसका मैंने नाम रामबाण सीरीज रखा है। ठीक है, और ये आपके लिए गागर में सागर का काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी जो ट्रेन कांड था उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। इसमें क्वेश्चन ये बनता है काकोरी कांड से कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो है इसमें ऐसा कौन सा काकोरी कांड में अभियुक्त था जो भाग जाता है। मतलब चंद्रशेखर आजाद को देखिए कभी ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं पाती है क्योंकि ये अपना हुलिया बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। ये हुलिया बदल लेते थे, इनको ब्रिटिश सरकार इनको पहचान ही नहीं पाती थी। कभी ये अंग्रेज का हुलिया बना लेते थे, कभी ये भिखारी का हुलिया बना लेते थे, कभी ये ऋषि मुनि बन जाते थे। तो इनको अंग्रेज सरकार कभी ना पकड़ पाई, ना इनके बारे में कुछ पता कर पाई। ठीक है, और लास्ट टाइम भी अगर इनको एल्फ्रेड पार्क में जब गोली मारू, जब इनको मुखबरी द्वारा जो है एक देशराज नामक व्यक्ति होता है जो मुखबरी कर देता है, उसके बाद जब मुखबरी करने के बाद इनको जब पकड़ा जाता है तो इनको पकड़ नहीं पाती गवर्नमेंट। इन्होंने जो है एक गोली बची होती है और अपने आप को शूट कर लेते हैं पेड़ के पीछे। वहीं पे इनका संग्रहालय भी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। वहीं पे इनको इनकी एक मूर्ति बड़ी सी लगी हुई है ना, आजाद पार्क में, है ना। चाहे तो आपको हम दिखाते हैं, एक मिनट। तो ऐसे इनके आजाद पार्क में जहाँ पे इनको गोली मारी गई थी, यहीं पे इनको गोली मारी गई थी, यहीं पे इनका जो है संग्रहालय बना दिया गया है आजाद जी का। तो इनको सत सत नमन है। ठीक है, इनको कभी गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई और इन्हीं यहीं पे इनका जो है संग्रहालय बना दिया जाता है। इस पे मैं पेन नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। ठीक है, आप आइएगा प्रयागराज तो आजाद पार्क जरूर घूम के जाइएगा। ठीक है, कभी आने का मौका लगे तो आपको उस मिट्टी में वहां पे आप पहुंचेंगे तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। आप उसको मैं आप जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा वहां पे कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कौन काकोरी कांड में नहीं था। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लहड़ी शामिल थे। राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, है ना, और सचिन नाथ सान्याल, और ये क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग शामिल थे। तो कौन इसमें शामिल नहीं था, राजेंद्र लहड़ी शामिल थे। राजेंद्र लहड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है, इनको फांसी कहाँ दी गई थी। इनको गोंडा में फांसी दी गई थी राजेंद्र लहड़ी को। अशफाकुल्ला खां भी से थे, रोशन सिंह भी थे। ठीक, रोशन सिंह भी थे, और खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस इसमें शामिल नहीं थे, खुदीराम बोस इसमें शामिल नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। काकोरी ट्रेन कांड खुदीराम बोस से संबंधित नहीं है। ठीक है, 30 अप्रैल को 1908 को 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल कुमार चाकी ने क्या किया था, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। खुदीराम बोस ने क्या किया, खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। जबकि काकोरी कांड से लाजेन लहड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। ठीक है, तो इस आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे चले। कह रहा वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे। देखिए 16 महाजनपद को आपको हम अलग से बता देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के में बाद में आएंगे, है ना। 16 महाजनपद बताना है। हम्म, चलिए 16 महाजनपद आपको बताना है। क्या बताना है, 16 महाजनपद बताना है आप लोगों को।
तो उससे पहले थोड़ा सा एक मैप बना लिया जाए फिर से। वो मैप मिट गया है, स्टेब्लिश वाली फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी में थे। 8 महाजनपद बेटा कहाँ थे? 8 महाजनपद यूपी में थे। 3 महाजनपद कहाँ थे? 3 महाजनपद बिहार में थे। एक महाजनपद कहाँ पे था? एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, एक राजस्थान में था, है ना। और एक महाजनपद कहाँ पे था? एक महाजनपद आपको, 2 महाजनपद आपके पाकिस्तान में थे और एक दक्षिण भारत में था। तो हम आपको बताते हैं महाजनपद का जो है उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। ये 16 महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र नामक किताब, जैन धर्म, ठीक है, और अंगुत्तर निकाय में इसका जो है जिक्र मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। 16 महाजनपद को जानने से पहले थोड़ा सा एक मिनट, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद का पहली बात, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय कौन सा था? बौद्ध धर्म था। ये बौद्ध धर्म में मिलता है ना, बौद्ध धर्म की बुक थी, है ना, बौद्ध धर्म। इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। और भगवती सूत्र किसी किताब थी? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जैन धर्म की किताब थी, जैन धर्म की, जैन धर्म से रिलेटेड थी, ठीक है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो 16 में 8 आपके, 8 यूपी में थे, 8 यूपी में थे महाजनपद थे, 3 बिहार में थे, 3 बिहार में थे, ठीक है। 2 पाकिस्तान में है, 2 पाकिस्तान में है ना। एक, एक आपका दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, और एक राजस्थान में है। एक कहाँ पे है? राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं, ठीक, बिहार में कौन कौन सा है। बिहार में, बिहार में कौन कौन सा है? बिहार में अंग है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। और बिहार में कौन सा था? बिहार में मगध था, मगध था, मगध की राजधानी क्या है? राजगीर है ना, राजगीर है या राजगृह भी बोलते थे। और बिहार में कौन सा था? और बिहार में वज्जी था, वज्जी संघ था, ये वैशाली बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, ठीक है। 3 जो है आपके बिहार में थे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक था असमक, सॉरी, पाकिस्तान में एक था तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला एक था, है ना। और एक कौन सा था? पाकिस्तान में आपके 2 थे, तक्षशिला था और एक और था कोई, ठीक। दक्षिण भारत में एक था असमक था, दक्षिण भारत में एक कौन सा था? असमक था। असमक की राजधानी क्या थी? पोटली थी, क्या थी? पोटली थी, है ना। राजस्थान में कौन सा था? राजस्थान में एक था आपका, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था, मत्स्य, मत्स्य महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी। क्या थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी। अब बताओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 महाजनपद थे। इसको नोट कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का आगे बताएं आपको, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। तक्षशिला और कम्बोज थी। क्या थी? तक्षशिला और कम्बोज थी। तक्षशिला की कम्बोज की राजधानी क्या थी? कम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक, कम्बोज की राजधानी हाटक थी। तक्षशिला की राजधानी क्या थी? तक्षशिला की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताइए तक्षशिला की राजधानी क्या थी। कम्बोज की राजधानी हाटक थी, ठीक। तक्षशिला की राजधानी आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में महाजनपद देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? यूपी में महाजनपद देख लेते हैं। यूपी में कितने थे? यूपी में टोटल 8 थे, ठीक। यूपी में कितने थे? 8 थे। एक कौन सा था? एक काशी था। काशी की क्या थी राजधानी? वाराणसी राजधानी थी। क्या थी? वाराणसी राजधानी थी, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा अहिछन्न राजधानी, अहिछन्न था, अहिछन्न। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? कामपिल्य थी, अहिछन्न। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है।
एक मिनट इसको मिटा दीजिए अभी। और आगे देखते हैं, यूपी में क्या था, मथुरा था। मथुरा की राजधानी क्या थी, सूरसेन थी। क्या थी, सूरसेन थी, सूरसेन थी। ठीक। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, तीसरा अगर बात करें, काशी हो गया, मथुरा हो गया, है ना। और क्या था, काशी, मथुरा। और अगर बात करें तो कौशाम्बी था, कौशाम्बी थी, है ना। श्रावस्ती थी, श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती। और कुरु, है ना, कुरु थी, है ना। तो ये सारे जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। ठीक है, चले आगे। तो 16 महाजनपदों में इन्होंने उत्तर प्रदेश में दे रखा है। तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, इनकी राजधानी देख लीजिए कहाँ है। पहला था काशी। काशी की क्या थी राजधानी, वाराणसी था। काशी वाराणसी राजधानी था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद के आसपास। कोसल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, श्रावस्ती है, ये फैजाबाद वर्तमान अयोध्या के आसपास, है ना। मल्ल की राजधानी क्या थी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, देवरिया के आसपास। ठीक है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, चेदी की सुतीमती थी, बुंदेलखंड के आसपास। ठीक है, बुंदेलखंड के आसपास। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर यानी कन्नौज के पास का क्षेत्र था। फिर सूरसेन की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास। ठीक। पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछन्न थी, पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछन्न थी, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया था, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने को मिलता है एग्जाम में, कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में वो चलते हैं। अब इससे ही अब कुरु की राजधानी क्या है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ठीक। पांचाल की राजधानी क्या है, पांचाल की राजधानी अहिछन्न है। कोसल की राजधानी क्या है, कोसल की राजधानी क्या है, कोसल की राजधानी क्या है, कोसल की राजधानी साकेत है। ठीक। वस्त की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। ठीक है, वस्त की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-1-2, 4-3-1-2 बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, आगे बता दिया गया है। अब कह रहा नवाज सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम, किसका थी, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा कौन सा है, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फैजाबाद में। तो कहाँ पे स्थित है ये, फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है, अयोध्या नाम है ना। फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है, अयोध्या नाम है। अयोध्या किस नदी के तट पे पूछा जाता है, किस नदी के तट पे, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर लखनऊ में बात करें, भारत खंडे संस्थान है, लखनऊ में भारत खंडे संस्थान है। ठीक। और लखनऊ में केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है ना, ये चीजें याद रखिएगा। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, और यहीं पे जो है MNIT कॉलेज, IIIT कॉलेज यहाँ पर है, आनंद भवन यहाँ पे स्थित है, और यहीं पे एल्फ्रेड पार्क यानी सुभाष चंद्र बोस पार्क, वो सॉरी चंद्रशेखर आजाद पार्क भी स्थित है, जिसका पुराना नाम एल्फ्रेड पार्क था, है ना। और यहीं पे हिंदुस्तान एकेडमी का भी मुख्यालय यहीं पर है, हिंदुस्तान एकेडमी का भी मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, लखनऊ के बारे में हमने बता ही दिया है ना। चले आगे चला जाए। जौनपुर के जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मुबारक शाह। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, PCS 2021 में आया था ये। ठीक, कई बार ये RO में भी आया था क्वेश्चन। तो ये जो है कहाँ पे था, हुसैन शाह जौनपुर के सरकी वंश का संस्थापक था। कौन था, अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह था। जौनपुर, इस वंश की स्थापना किसने करी थी, इस वंश की स्थापना मलिक सरवर ने करी थी। किसने करी थी, मलिक सरवर ने करी थी। जौनपुर का पुराना नाम पूछा जाता है, जौनपुर का पुराना नाम क्या था, महोदय श्री बोलते थे। क्या बोलते थे, महोदय श्री भी इसको बोलते थे। ठीक है, और मलिक सरवर द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, 1194 ईस्वी में की गई थी। ठीक, जो उल्लेखनीय है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था, किसकी याद में, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक यही नहीं, ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर की ही स्थापना नहीं करता है, और बहुत सारे करीब दर्जन भर इसने जो है राज्यों की स्थापना करी, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। फिर एक क्वेश्चन है, 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था। अभी ऊपर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और कौन थे। इसमें पहली बात पूछता है किस संगठन ने भाग लिया था, तो इसने एचआरए संगठन ने भाग लिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन ने इसमें भाग लिया था। इस संगठन के जो प्रमुख थे, इनके प्रमुख थे सचिन नाथ सान्याल, इसके संगठन के प्रमुख थे। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख क्रांतिकारी जो है, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, इनको पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे इनको फांसी हुई थी, तो इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। रोशन सिंह, है ना, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी को कहाँ पे, गोंडा में फांसी हुई थी, है ना। ये सारे लोग, और चंद्रशेखर आजाद इसमें एकमात्र अभियुक्त थे जो बच के निकल जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कौन शामिल नहीं था, है ना। तो इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, है ना, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। तो इसमें एम ए अंसारी नहीं, ये लोग भी शामिल थे। इन पे काफी डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया कि मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी शामिल थे, एम ए अंसारी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे, ठीक है। एम ए अंसारी जो है ये कानपुर षड्यंत्र से शामिल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग याद रखना है कि नलिनी गुप्ता, है ना, शौकत उस्मानी, ऐसे डांगे, ये सारे लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब इसने पूछ लिया मांडी, अगर बच्चा जल्दी में है तो वो क्या है, उसको तो यही जम्मू कश्मीर ही समझ में आएगा। लेकिन ये मांडी स्थल कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है मांडी स्थल, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गुजरात में कौन कौन से स्थल थे, गुजरात में धौलावीरा था, धौलावीरा था, धौलावीरा था गुजरात में, गुजरात में धौलावीरा था। लोथल, लोथल किस नदी पे था, भोगवा नदी पे लोथल था, है ना। और क्या था, रंगपुर था, रंगपुर था, है ना, रंगपुर था। और कौन सा स्थल था यहाँ पे गुजरात में, गुजरात में और कौन सा स्थल था, रंगपुर था। सुरकोटदा था, सुरकोटदा को सूतकांगे डोर से कंफ्यूज ना करना, है ना। सूतकांगे डोर कहाँ, बलूचिस्तान। राजस्थान में कौन सा था, राजस्थान में कालीबंगन था, कालीबंगन था। इसकी खोज कई बार पूछ लेता है अमलानंद घोष, है ना, और बीबी लाल ए के थापड़ ने करी थी, बीबी लाल और ए के थापड़ ने करी थी। कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होती। यहाँ पे जूते जूते साक्ष्य, जूते खेत का साक्ष्य पूछता था। लोथल क्या था, लोथल एक हड़प्पाई शहर था। लोथल की एक और खास बात थी, हड़प्पा शहर में जो दरवाजे थे हमेशा मुख्य सड़क पे न खुल के पीछे खुलते थे, लेकिन हड़प्पा में जो है दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। तो ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में कौन सा स्थल था, हरियाणा में बनावली नामक शहर था। यहाँ पे नाली नहीं पाई गई, यहाँ पे सोख्ता वाली व्यवस्था पाई गई, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पाई गई, है ना। बनावली किस नदी पे था, घग्गर नदी पर स्थित था, घग्गर नदी पर स्थित था। इसकी किसने खोज करी, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज करी थी, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज करी। उत्तर प्रदेश में और कौन से स्थल है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर पुल है, आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है, हिंडन नदी पर है। और मांडी स्थल है उत्तर प्रदेश में, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अभी एक और क्वेश्चन में पूछा गया था जो सहारनपुर में था, कमेंट्स बॉक्स से बताइए कौन सा स्थल था वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर तो आप जान ही गए होंगे, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। मांडी स्थल कहाँ स्थित है, मांडी स्थल कहाँ पे स्थित, मुजफ्फरपुर में, उत्तर प्रदेश से स्थित है, ठीक है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। किसके विरुद्ध था, कालिंजर के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। यही शेरशाह सूरी का यही जो दुर्ग जीत रहा हो, कालिंजर युद्ध के दौरान ही बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे साम्राज्य को गंवा देता। इसमें इसकी बाद में मृत्यु भी हो जाती, क्योंकि ये जहाँ पे खड़ा होता है वहीं पे आके गोला गिर जाता है, और थोड़े दिन बाद इसकी डेथ भी हो जाती है ना। हालांकि ये जो है जीत लेता है ये किला, लेकिन ये किला इसको बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था, कालिंजर के विरुद्ध था।
इसी अभियान के दौरान एक बम के गोले फटने से इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विद्रोह जीता था। ठीक, कन्नौज का युद्ध किसके बीच में 1540 में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ा जाए। ठीक, कन्नौज को क्या बोला जाता है, कन्नौज को इत्र की राजधानी बोला जाता है। इत्र बनाने का पूछता है किसने खोज करी थी, नूर जहां की अम्मा थी, उन्होंने इसकी खोज करी थी। नूर जहां की मम्मी या अम्मा, अम्मी कह सकते हो, उन्होंने इसकी खोज करी थी इत्र बनाने। इत्र कैसे बनता है, गुलाब से बनता है। यहाँ पे गुलाब जल भी बहुत अच्छा बनता है, कन्नौज से ही गुलाब जल भी बढ़िया मिलता है ना, गुलाब जल। ठीक, चला गया आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरास्थल स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक, मांडी हमने बताया उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हुलास सहारनपुर में स्थित था। क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे इससे पहले कि सहारनपुर में कौन सा स्थल था, तो हुलास था। आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी पर है, मेरठ में हिंडन नदी है ना, मांडी भी स्थित है। देसलपुर यहाँ पे स्थित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देसलपुर, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने आगे बहुत विस्तृत तरीके से बता दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक, बड़गांव बड़गांव हुलास ये सहारनपुर में है, मांडी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, जबकि देसलपुर कहाँ पे है, देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल था देसलपुर। ठीक है, तो यूपी में कितने सैंधव स्थल हैं, यूपी में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर आलमगीरपुर है, और मांडी है, हुलास है, हुलास है ना, हुलास है, और कौन सा स्थल है, और कौन सा है, बड़गांव है, बड़गांव है। तो इनसे सबसे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में याद रखिएगा। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, राज्यपाल था, आनंदपाल था, विद्याधर था, त्रिलोचन पाल था। जब कन्नौज पर महमूद गजनवी में आक्रमण किया तो वहां का शासक राज्यपाल था। कौन था, राज्यपाल था। ठीक है, कब हुआ था कन्नौज पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी का, 1018 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, राज्यपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। आक्रमण के दौरान वह कन्नौज छोड़कर भाग जाता है और दुर्ग में जाकर छिप जाता है। इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। ठीक है, किसने, विद्याधर ने राज्यपाल को, चंदेल शासक ने। ठीक है, यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। यशपाल कौन था, अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश से किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद, महोदय श्री ये सब नामों से जाना जाता था, तो कौन था, जौनपुर था। इसको महोदय श्री, सिराजे हिंद आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, सिराजे हिंद नाम से जाना जाता था। जौनपुर शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। शेर शाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त करी थी। भाई देखिए शेर शाह सूरी कितना बढ़िया जो है इसका दिमाग काम करता था, इसने पूरे मुगलाई सल्तनत को ऐसी तैसी कर दी। अगर एक कालिंजर के युद्ध में अगर ये हारा ना होता तो वह शेर शाह सूरी राजा होता। ठीक, बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। ठीक है, इसका निर्माण सरकी शाह महमूद शाह ने कराया था। सरकी महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। जो बीबी राजा बेगम है, बीबी राजा बेगम का मदरसा है, ये जौनपुर का प्रसिद्ध शिक्षण संस्था था, जिसका निर्माण किसने कराया था, महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का स्थापित हो गया, है ना, 1790 में, 1792 में, है ना, और कौन सा है, 1796 में, 1797 में। तो कब हो गया था देखते हैं। 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। सुजाउद्दौला दौला के पश्चात आसफ दौला और 1797 में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय सआदत अली ने 1801 ईस्वी में राजपुर प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। ओके, तो याद रखना 1797 तक हमारे पास था, उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला गया। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कांग्रेस के अधिवेशन बताना है और सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। ठीक, तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें और क्या क्या हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं, गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाते हैं,
है ना, नरम दल दोनों मिल जाते हैं। और क्या होता है, कांग्रेस और लीग में समझौता होता है, कांग्रेस और लीग में समझौता हो जाता है। ठीक है। कानपुर की बात करें, कानपुर वाला 1925 में हुआ था। इसमें जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली भारतीय महिला, पहली महिला पूछे तो 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। कहाँ भी है, सरोजनी नायडू बनती है। ठीक, सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल होती है। ठीक, बनारस अधिवेशन कब होता है, 1905 में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी हमारे, क्या नाम था, जी के गोखले ने करी थी। ये गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता करी थी। ठीक, मेरठ की बात करें तो मेरठ वाला 1946 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अबुल कलाम आजाद ने करी थी। किसने करी थी, अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही चीजें नीचे दी है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी, सरोजनी नायडू ने करी थी। सॉरी, मेरठ वाले को जो है अबुल कलाम आजाद ने नहीं करी थी, लेकिन जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कौन था, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, एक बार मैं और रिपीट कर दूं, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, अबुल कलाम इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी और आगरा प्रेसिडेंसी को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया 1832 में, 1833 के अधिनियम में, 1834 में, 1835 में। तो 1833 में जो है उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको बताना है, शहर बताना है और वर्तमान अवस्थी बताना है। ठीक है, वर्तमान अवस्थिति बताना है। ठीक है, महोदय श्री किसको बोलते हैं, कन्नौज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महोदय श्री किसको बोलते हैं, कन्नौज को बोलते हैं, महोदय श्री कन्नौज को। जिजाक भुक्ति कौन सा है, महोबा को बोलते हैं, जिजाक भुक्ति बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखा जाए, इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। महोदय श्री किसको बोलते हैं, महोदय श्री बोलते हैं कन्नौज को। जिजाक भुक्ति किसका पुराना नाम था, बुंदेलखंड का पुराना नाम था, है ना। महोत्सव नगर किसको बोलते हैं, महोत्सव नगर महोबा को बोलते हैं। महोबा में पान उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। कोयल किसको बोलते हैं, कोल या कोयल किसको बोलते हैं, अलीगढ़ को बोलते हैं। अलीगढ़ को ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए, ताला उद्योग के लिए अपने प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ अपने, अलीगढ़ में एएमयू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने करी थी। ठीक है, 1875 में। चला जाए, अब वही क्वेश्चन है, महोदय श्री किसको बोलते हैं, महोदय श्री किसको बोलते हैं, कन्नौज को बोलते हैं। महोबा को क्या बोलते हैं, महोबा को क्या बोलते हैं, महोबा को बोलते हैं महोत्सव नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महोत्सव नगर बोलते हैं, महोबा महोत्सव नगर। इसको मथुरा को क्या बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीतल की कलाकारी, पीतल की मूर्तियां बहुत अच्छी बनती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, शुजाउद्दौला, आसफदौला, राजा चेत सिंह ने, राजा महिप नारायण सिंह ने। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चेत सिंह ने किया था। ठीक है, बनारस विद्रोह कब हुआ था, 1780 से 81 में हुआ था। ठीक है, राजा चेत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में क्या किया, राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह ने रकम, मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विरोध कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया। ये अंग्रेज बहुत दुष्ट थे भाई। ठीक है, 40 लाख रुपए, क्या हुआ, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर दिया। ये लोग बहुत दुष्ट थे भाई, बहुत ज्यादा दुष्ट थे। मतलब इनसे दुष्ट प्राणी जो है आपको पृथ्वी में पूरे में नहीं मिलेगा, ढूंढने में लेके नहीं मिलेगा, दिन में आप टार्च लगा के ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत दुष्ट थे ये लोग, एकदम निर्दयी प्राणी थे ये लोग भाई। ठीक?
कह रहा काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में, लखनऊ में। पहले ही मैंने कहा था कि इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अब गोरखपुर में थोड़े दो चार फैक्ट और जान लीजिए। गोरखपुर का जो टेराकोटा है इसको क्या मिला है? इसको मिला है जीआई टैग मिला है। टेराकोटा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक। और गोरखपुर में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है। और गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में गोरखनाथ टेम्पल भी स्थित है। ठीक। वाराणसी की बात करें, वाराणसी को क्या बोलते हैं? घाटों का शहर बोलते हैं, सांस्कृतिक शहर बोलते हैं। और इसको बर्नियर ने क्या कहा है? पूर्व का एथेंस कहा है। क्या कहा है? पूर्व का एथेंस किसने कहा है? बर्नियर ने कहा है। ठीक। यहाँ पे प्रमुख घाट 80 घाट हो गया है ना। 80 घाट बहुत ज्यादा प्रमुख है। और मणिकर्णिका घाट यहाँ पे अंतिम संस्कार वगैरह होता है। ठीक। मणिकर्णिका घाट हो गया। और कौन कौन सा घाट है यहाँ पे? हरिश्चंद्र घाट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, है ना। आपको गिनती नहीं आएगी, मतलब आप चलते चले जाइए, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे। रात में यहाँ गंगा आरती देख लीजिए, आपको जो है जीवन में कहीं भी स्वर्ग है तो आपको वही लगेगा। हाँ, रात में वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पे गवर्नमेंट ने जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहीं पे बन रहा है। वहीं से थोड़ी दूर पे अगर आप जाएंगे तो सारनाथ में बौद्ध स्थल है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर में जो है दलहन अनुसंधान संस्थान है, शुगर अनुसंधान संस्थान है, शुगर अनुसंधान संस्थान है, दलहन केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। शुगर अनुसंधान संस्थान है, चीनी अनुसंधान संस्थान है ना। शुगर केन वाला कहाँ पे है? कहाँ पे है शुगर केन वाला? लखनऊ में है। यहाँ पे विस्फोटक के लिए भी जाना जाता है, विस्फोटक, है ना। यहाँ पे जेके टेम्पल है, जेके टेम्पल है ना। जेके टेम्पल है। यहाँ पे आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर है यहाँ पे। कहाँ पर है? कल्याणपुर में है। ठीक। आईआईटी कानपुर है। ठीक। और यहाँ पे मोती झील भी स्थित है। कौन सी झील है? मोती झील यहाँ पे है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में मिलान के लिए आ जाता है। मोती झील स्थित है। यहाँ का सबसे बड़ा मॉल क्या है? जेड स्क्वायर मॉल है। जेड स्क्वायर मॉल यहाँ पे सबसे बड़ा। यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं। कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। कानपुर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक। लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है। और शुगर केन संस्थान है, शुगर केन गन्ना अनुसंधान संस्थान है। और यहाँ पे भारत खंडे अनुसंधान संस्थान है, भारत खंडे है। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में लुलु मॉल जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है। ठीक है। और अगर बात करा जाए लखनऊ की, लखनऊ में जो है शहीद पथ है। लखनऊ में क्या है? शहीद पथ है, शहीद पथ है लखनऊ में, है ना। लखनऊ में क्या है? शहीद पथ स्थित है। लखनऊ में जो है आपका कौन सा कॉलेज है? एसजीपीजीआई, एसजीपीजीआई जो है यहाँ पे है। पीजीआई मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ठीक। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो क्या पता उत्तर प्रदेश में आपसे क्या पूछ ले, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है। अभी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी कांड एक्शन कर दिया। कांड वो शब्द हम क्यों यूज करें भाई? कांड शब्द एक निगेटिव शब्द है भाई। जो ट्रेन से पैसा जा रहा था काकोरी कांड के लोग, हम लोग उससे पैसा ले, हम लोग अपना ही पैसा तो ले रहे थे अंग्रेजों से। क्या उनका वो साले कमा के लाए थे क्या? यहाँ पे हम अपना ही पैसा ले रहे थे। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये कांड शब्द हटाइए, इसको काकोरी एक्शन शब्द करिए। क्या करिए? काकोरी एक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? काकोरी एक्शन बोला जाएगा। मेंस में जब भी ये क्वेश्चन आए, पीसीएस 5 पेपर और छठे पेपर में, अगर यूपी पीसीएस के मेंस में इस क्वेश्चन पे आता है लिखने के लिए, तो कांड शब्द यूज मत करिएगा, नहीं तो आपको जो है दिक्कत होगी। काकोरी ट्रेन एक्शन शब्द यूज करिएगा। क्या याद करिए? काकोरी ट्रेन एक्शन शब्द यूज कीजिएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन क्या था बेटा? किसान आंदोलन था। इसका आंदोलन किसने किया था? किसने किया था? मदारी पासी ने। सी राजगोपालाचारी को क्या बोलते हैं? इनको राजा जी बोलते हैं। राजा जी क्या है? राजा जी टाइगर रिजर्व है। राजा जी टाइगर रिजर्व भी अपने यहाँ स्थित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? हरदोई जिले में हुआ था। हरदोई जिले में हुआ था। ठीक है। 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। कई बार इसमें जो है क्वेश्चन, मतलब पीसीएस में तो 5-6 बार 7 बार पीसीएस में कई बार आया है। मदारी पासी
एवं सहदेव को याद रखिएगा, सहदेव अभी तक नहीं पूछे गए हैं, मदारी पासी ही हाईलाइटेड रहते हैं कि नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, लगान को नगद रूप से रूपांतरित किया जाए, ये चीज इसके लिए था। क्या उद्देश्य था कि लगान को नगद रूप से रूपांतरित करवाना था। ठीक, तो का आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में गंगा की सौगंध दी जाती थी। किसकी? गंगा जी की सौगंध खाई जाती थी। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से स्थल स्थित है? गंगा नदी के प्रयागराज स्थित है, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम भी होता है ना, तो ये भी याद रखने। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित, ये भी याद रखना। किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे से भी अधिक लगान नहीं देंगे, ये इसमें ये था लगान के लिए स्थानीय। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। एक मिनट, कहाँ हुई थी? 1936 में लखनऊ में हुई थी। ठीक, इसके जो अखिल भारतीय जो इसके वो थे, एनजी रंगा थे। इसके क्या थे? एनजी रंगा जो है इसके सचिव थे, एनजी रंगा है ना, इसके सचिव थे, है ना। और इसके जो अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। ठीक, इसके महासचिव थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सब अखिल भारतीय किसान सभा को किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित किया था। 1936 ईस्वी में किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। ठीक है, 1 सितंबर 1936 को। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो हमने बताया ये एनजी रंगा इसके महासचिव थे। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित किया था। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राम मनोहर लोहिया ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे और ये विपक्ष में, जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, विपक्ष में बोलते थे। नेहरू जी इनका बहुत सम्मान करते थे और नेहरू जी को मतलब इनकी योजनाओं के लिए, जो भी इनकी योजनाएं खराब रहती थी, बहुत बाहर इनको कटाक्ष करते थे, बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो ये चीजें जो है इनके बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में याद करिएगा। और इनका बहुत सम्मान करते थे जो है ये, मतलब जो है नेहरू जी। उस समय की जो राजनीति थी एकदम अलग थी, आज की राजनीति एकदम अलग है। आज तो आप किसी की जो है आलोचना कर दें तो आपके ऊपर हो सकता है एक्ट लग जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, निम्नलिखित में से इनमें कौन सम्मिलित है? बुद्ध है। ठीक है, राम, नवाब, महाराज। तो कौन कौन सम्मिलित है इसमें? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? तो इसमें बुद्ध सम्मिलित है, राम सम्मिलित है, नवाब सम्मिलित है। ठीक है, ये 1 2 3 सम्मिलित है। बुद्ध, राम, नवाब सम्मिलित है संस्कृत के ऐतिहासिक पूर्व काल में। ठीक है, अगले चला जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में, 1855 में, 1854 में, 1853 में। तो कब हुआ? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत का सिद्धांत आया था। तो इसमें क्या होता था, जिसका पुत्र नहीं होता था उसके आधार पर उसको जो है हड़प लिया जाता था। लेकिन अवध का केस अलग था। डलहौजी ने कहा यहाँ का जो राजा प्रशासन कर रहा है वो जनता उससे परेशान है, वो जो है क्या कर रहा है, लूट मार कर रहा है, मतलब जनता के साथ, है ना। तो उसने कुशासन का आरोप लगाकर कि अच्छा प्रशासन नहीं चल रहा है, अवध को हड़प लेता है। जनता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, सिपाही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे विद्रोह होते हैं, सिपाही विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह होते हैं। आगे चल के इन्हीं सब चीज़ों को देखिए, 1857 की क्रांति एक दिन में बेटा नहीं हुई थी। एक दिन में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। धीरे 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 इन्होंने पुश किया। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो क्रांति एक दिन हो गई। ठीक, एक दिन क्रांति हो गई। तो एक कारण ये भी था अवध का, जब इन्होंने अवध पे जो है कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 को सतारा को मिलाया, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, आयोग ने क्वेश्चन गलत दे दिया है ना,
पूछा है मंगल पांडे सिपाही था, तो ये 34वीं का था, इसका था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, लेकिन 34वीं कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो यही स्टार बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री था? 34वीं नेटिव का था, है ना, किसका था? 34वीं नेटिव का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगल पांडे, हमने आपको बता दिया मंगल पांडे कौन सी था, 34वीं नेटिव का सिपाही था, ये 34वीं नेटिव का सिपाही था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत कौन माना जाता है? मंगल पांडे माना जाता है। मंगल पांडे के ऊपर अगर आपको बेहतर जानना है तो आमिर खान की एक मूवी आई थी मंगल पांडे, उसमें इन्होंने मंगल पांडे के जीवन के ऊपर ही पूरी कहानी बनाई गई थी, तो आप उसको जो है देख सकते हैं, मंगल पांडे के जीवन की कहानी आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ अपनाई गई थी? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे अपनाई गई थी? ठीक है, तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पे अपनाई गई थी? उत्तर प्रदेश में है अपनाई गई थी। कहाँ पे अपनाई गई थी? उत्तर प्रदेश में मतलब अपनाई गई थी। देखिए अगर भारत का मैप बनाए हम, ठीक है, यहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा था, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? यहाँ पे थी, यहाँ पे जो है कौन सी व्यवस्था थी? यहाँ पे, है ना, हाँ, यहाँ पे कौन सी विशेषता थी? यहाँ पे जो है लगान इसमें फिक्स होता था, क्या नाम था इसका? ठीक, दक्षिण भारत में कौन सी थी? दक्षिण भारत में कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? तो कैप्टन रीड लाया था। कौन लाया था? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो जो है इसको लेके आया था। ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वाले, ये जो वाले वाले एरिया में आई थी, ठीक है, ये वाले एरिया में आई थी। इसको बोलते थे महालवाड़ी। महाल मतलब क्या होता है कि इसमें एक गांव, मतलब जैसे एक गांव में 20, मतलब 4-5 गांव या 20 से 30 गांव होते थे, इन सबका जो कलेक्शन होता था, एक कोई आदमी महाल नामक व्यक्ति कर लेता था, मतलब जो उसका पद था, कलेक्शन इकट्ठा हो जाता था, वो कलेक्शन जाके उसको कर देता था, जाके इसको दे देता था, जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, इसको कौन लाया था? मैकेंजी नामक व्यक्ति लाया था, ठीक, मैकेंजी, है ना। और यहाँ पे स्थानीय सुशासन था, क्या था? सॉरी, स्थाई बंदोबस्त था। क्या था? स्थाई बंदोबस्त। ये कहाँ पे थी? स्थाई बंदोबस्त, है ना, ये कहाँ पे थी? ये बंगाल बिहार और उड़ीसा में थी। बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या थी? स्थाई बंदोबस्त थी। दक्षिण भारत में जो है ये मद्रास और तमिलनाडु वाली एरिया में रैयत वाली व्यवस्था थी। रैयत वाली व्यवस्था में क्या था? किसान डायरेक्ट न लगान, मतलब इनको डायरेक्ट लगान देते, तो कोई यहाँ पे जमींदार, जमींदार जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं होता था। महालवाड़ी में क्या होता था? महालवाड़ी में गांव के लोग जो है, जैसे गांव में प्रधान नहीं होता है, एक लोग जो है पूरा कलेक्शन कर लेते थे और उसको पूरा जो है ये दे देते थे। ये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र महाराष्ट्र के एरिया में थी मेनली में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? जागीर या गांव से होता था। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की जाती थी, कृषक के साथ नहीं, ठीक है, गांव या महाल के साथ की जाती थी। ठीक, चले आगे। हाल्ट मैकेंजी इसका जन्मदाता था। कौन था? हाल्ट मैकेंजी कौन था? महालवाड़ी का। महालवाड़ी कई बार पूछ लेता है, तो कौन था? महालवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। ठीक, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी कैप्टन रीड, कैप्टन रीड एंड टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो, ठीक है। और ये स्थाई बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। स्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। चले आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं। कह रहा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है? बुद्ध ने जो है कहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? भाई ये कुशीनगर में जाते हैं और वहाँ पे चुंद नामक लोहार होता है जो उसको खाने दे देता है। कोई सुअर का बोलता है, कोई बोलता है कि जहरीली मशरूम खा लेते हैं ना, कुछ जहरीला पदार्थ ये खा लेते हैं जिनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुशीनगर में ये स्थित है। कहाँ पे है? कुशीनगर में ये स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। बोध गया में क्या हुआ? बोध गया बिहार में है। यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? यहीं पे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, बोध गया में हुई थी, बोध गया में हुई थी। श्रावस्ती में अगर बात करें, है ना, सारनाथ में बात करें, तो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश
कहाँ दिया था? श्रावस्ती, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। कुशीनगर में, कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप पूछा जाता है। ठीक है, बुद्ध मंदिर है, ठीक है, राम जानकी मंदिर है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा महिष बाल्की आश्रम कहाँ पे स्थित है? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, कहाँ पे स्थित है? तो बिठूर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थित? बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है, गंगा नदी के तट पर। कानपुर में गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, देखो श्रावस्ती की क्या विशेषता है? श्रावस्ती में जैनियों के कुछ आश्रम हैं, जैन के भी हैं, और भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक ठहरे थे, है ना। तो श्रावस्ती में दो चीजें आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा यूपी में हम लोग देख लेते हैं प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। बार बार क्वेश्चन आ रहा था, एक ही बार आपको मैप में बता देना